आज हम आपको ले चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ में, जहाँ पर हम आपको जो सोयाबीन के प्रमुख कीट हैं उनके बारे में, यहाँ के जो कृषि वैज्ञानिक कीट वैज्ञानिक हैं उनसे हम उस चीज़ के लिए चर्चा। ये हमारे फार्म पे सोयाबीन का फील्ड है जी, जिसमें कि कुछ इल्लियों के अटैक अभी आ रहा है, जी जी, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक ये है। डॉक्टर साहब, ये बताएंगे आप कि अभी सोयाबीन में कितने प्रकार की इल्लियाँ आती हैं? देखिए, वैसे सोयाबीन में हम जब फसल लगाते हैं जी उसमें से लेकर फसल पकने तक जी, अलग अलग प्रकार की इल्लियाँ आती हैं हाँ। और उनका समय के अनुसार अलग अलग समय उनका प्रभाव खेत में देखा जाता है। जी हमारे खेत में शुरुआत में जो इल्लियाँ आती हैं उसमें पहला जो कीड़ा है वह फल मक्खी है, जी जो कि हमारे इसमें नुकसान करती है। जी, दूसरी है गडर बीटल, जिसको हम हिंदी में चक्रभृंग बोलते हैं। जी वो भी हमारी तने में घुसकर तने को खाती है और नुकसान करती है। जी, इसी दौरान एक इल्ली और देखने में आती है जिसको हम बोलते हैं सेमिलूपर, जी। और उसको हम हिंदी में अर्धकुंडलक इल्ली बोलते हैं। और उसको अर्धकुंडलक इसलिए कहते हैं कि वो चलती है तो एक लूप बनाती है वो, जी इसी कारण से उसको अर्धकुंडलक बोलते हैं, एक आधी कुंडली बनाती है वो। जी, और इसी के बाद में जो इल्लियां मुख्य रूप से हमारी सोयाबीन नुकसान करती हैं वो दो इल्लियां होती हैं, जिसको एक को हम बोलते हैं चने की इल्ली, जो हरे रंग की होती है मुख्य रूप से, जो चने में भी आती है, बाकी और सभी फसलों में आती है। और दूसरी इल्ली है तंबाकू की इल्ली। इस तरह से ये 4-5 जो इल्लियां हैं मुख्य रूप से हमारी सोयाबीन की फसल में नुकसान करती हैं। और इनका जो प्रभाव हमारी फसल में है, इसी कारण कई बार किसानों को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। ये है। अच्छा, ऐसा आप मुझे ये बताएंगे कि जो इसमें ये 5 तरह की आपने इल्लियाँ बताई, इनके लक्षण क्या होते हैं आने के, और ये किस किस तरह से फसलों में हानि पहुंचाते हैं, ये कुछ बता सकते हैं आप मुझे? देखिए, शुरुआती समय में जब हम सोयाबीन लगाते हैं जी तो उसमें तना मक्खी का जो बता रहा था आपको, जी, उसका प्रकोप आता है। तना मक्खी क्या होता है कि ये तने के, नाम ही तना मक्खी है, जी, ये तने के अंदर ही घुसकर तने को खोखला करती है, जिससे कि पौधे की बढ़वार रुक जाती है और अंत में पौधा मर जाता है। जी इसी तरह से जो गटर बीटल है, जी, चक्रभृंग है, ये इसकी विशेषता है। ये जब हम खेत में घूमते हैं, क्योंकि अभी ये फसल 30-35 दिन के ऊपर की हो गई है, और चक्रभृंग का जो प्रभाव खेत में आता है वो 30-35 दिन पे आता है। जी उसमें अगर हम खेत में घूमते हैं तो हम जो इसकी टहनियाँ हैं सोयाबीन की, हमें कुछ मुरझाई हुई नजर आती हैं, कुछ सूखी हुई नजर आती हैं। जब हम गौर से देखते हैं उनको, तो उस टहनी पे हमें 2 रिंग बनी हुई मिलती हैं। जैसे हमारी उंगली में ये 2 निशान होते हैं, इसी तरह उस टहनी के ऊपर हमें 2 रिंग बनी हुई मिलती हैं। और जब हम उसको तोड़ते हैं, चीरते हैं टहनी को, तो उसमें से हमें एक बहुत छोटी सी इल्ली मिलती है, और वो बिल्कुल छोटे आकार की पीले कलर की होती है। वो ही धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता है और वो टहनी से तने में पहुंचती है और पूरे तने को खोखला कर देती है। और इस तरह से अगर उसका नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारी फसल में काफी नुकसान होता है। कितने प्रतिशत तक इस इल्ली के द्वारा नुकसान हो जाता है? इसके द्वारा जो देखने में आया है 20 से 30% तक हमारी फसल में नुकसान हो जाता है। इसके बाद जो सेमिलूपर आता है, जिसको हम अर्धकुंडलक जो बता रहा था मैं आप लोगों को, ये हरे रंग का और भूरे रंग का 2 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से अपने यहाँ पर हरे रंग का देखा जाता है और उसके द्वारा हमारा नुकसान होता है। और क्योंकि अर्धकुंडलक इल्ली है और ये हरे रंग की होती है, देखने में जब हम खेत में घूमते हैं इसको आसानी से पहचान लेते हैं, क्योंकि कुंडली बनाकर चलता है ये। चने की इल्ली में इसमें यही अंतर है, चने की इल्ली थोड़ी आकार में मोटी होती है और वो कुंडली बनाकर नहीं चलती है। और जो सेमिलूपर है वो कुंडली बनाकर चलता है, तो उसको हम आसानी से देख कर पहचान कि हाँ ये अर्धकुंडलक इल्ली है या चने की इल्ली है। और सेमिलूपर का जो मुख्य नुकसान हमारे खेत में होता है वो इस तरह होता है कि ये पत्तियां खाता है। शुरुआती समय से ही, जब मैं बता रहा हूँ गड्ढे बीटल आती है ना, उसी समय से इसका प्रकोप भी चालू हो जाता है और ये पत्तियां खाकर हमारी फसल में नुकसान करता है। इसके बाद जो चने की इल्ली की हम बात कर रहे हैं, चने की इल्ली में नाम उसका चने की इल्ली इसलिए है क्योंकि ये चने में आती थी पहले, और आजकल ये पॉलीफेगस है। आप किसी फसल में देखेंगे, आपकी सब्जियां हैं, कोई भी क्रॉप है, किसी भी, ये सब में आती है ये, तो और उनमें नुकसान करती है। चने की इल्ली की विशेषता एक और है, हम इसको चने की हरी इल्ली बोलते हैं, लेकिन चूंकि इसकी जो स्किन और ट्रांसपेरेंट रहती है, बिल्कुल पारदर्शी रहती है, ये जैसा खाती है वैसा ही इसका हमें रंग नजर आता है। हरे रंग की है लेकिन जैसा खाएगी वैसा ही हमें नजर आएगा, इसलिए कई बार 5-6 रंग की हमें खेतों में मिलती हैं। ये जहाँ जैसा उसको खाने में मिलता है वैसा ही वो दिखाई देती है ये। इसके बाद जो तंबाकू की इल्ली है, जिसका प्रकोप हमें हमारे खेत में सबसे अंत में देखने को मिलता है, और अभी हमारे खेत में यहाँ पर तंबाकू इल्ली का प्रकोप शुरू हो गया है। और शुरू से मतलब मेरा ये है कि अभी उस तंबाकू की इल्ली की प्रथम और द्वितीय अवस्थाएं अभी हमारे खेत में देखने को मिल रही हैं। तो उसकी जो लक्षण है, जो हम इसको पहचान सकते हैं, उसकी सीधे से एक बिल्कुल लक्षण है कि हम जब खेत में घुसते हैं, देखते हैं, तो उस पे हमें काले काले धब्बे
अच्छा, ये जो आपने अर्धकुंडलाकार इसके या जो चने की इल्ली है, इनके कुछ सिम्टम्स है या इनका कुछ यहाँ पर आपके खेत में मिल सकता है? अभी सर देखने पे मिल जाएगा। जी। बाकी जैसे मैंने बताया कि आप उनको आसानी से पहचान सकते हैं। जी। तंबाकू की इल्ली हमने देखी, आपको अभी मैं दिखा सकता हूँ, बिल्कुल उसे सिम्टम बिल्कुल जैसे बताया मैंने आपको वैसे ही मिलेंगे और आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है। ये जो हम देख रहे हैं हमारी जो पत्तियां खाई हुई, ये इन्हीं इल्लियों के द्वारा हमारे खेत में नुकसान किया गया है। ये अभी पत्तियां खा रही हैं और जब इनकी अवस्थाएं बढ़ती हैं धीरे धीरे, जब अगर किसान भाई इसको नियंत्रित नहीं करते हैं तो ये जो फसल में फूल आते हैं, जब फूल अभी फूल बनना शुरू हो रहे हैं तो ये फूल भी खाते हैं। जो तंबाकू के लिए स्पेशली जो मैंने बताया विशेष रूप से, ये हमारी फसल में जब फूल आते हैं तो फूलों को खाती है। अगर फूल अगर खाएगी तो निश्चित रूप से हमारी फसल में बहुत भारी नुकसान होगा। अभी जैसे ये यहाँ ये तंबाकू इल्ली है, और तंबाकू इल्ली भी कोई सी बिल्ली हो, इसमें जो हमारे खेत में नुकसान होता है मुख्य रूप से इसमें 5-6 इनकी अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से दूसरी और तीसरी जो अवस्था होती है वो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा खेत में नुकसान करती है। अब ये उसी अवस्था में है, क्योंकि अभी प्रकाश है, लाइट है, इस कारण से थोड़ी सी निष्क्रिय अवस्था में है। क्योंकि कोई भी इल्ली हो हमेशा नुकसान अंधेरे में करती है। आप जब खेत में घूमते हैं दिन में तो आपको इल्लियाँ आसानी नज़र नहीं आएंगी। सुबह जल्दी या शाम को जब अंधेरा होता है तब, या रात को, ये ज़्यादा नुकसान करती हैं। उस समय हम अगर तंबाकू इल्ली हमारे खेत में ज़्यादा प्रकोप हो रहा है तो खेत के हम बाहर खड़े हैं तो इनके काटने की आवाज़ हम बाहर खड़े खड़े भी इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, इतना इनका प्रकोप होता है। यस, तो ये तंबाकू इल्ली है, देखिए आप ये जैसे मैंने बताया आपको, इसमें जो 3 धारियाँ होती हैं देखो आप, जी। और ये काले काले धब्बे देखो साइडों में आप देखिए। डॉक्टर साहब, एक बात बताएंगे आप मुझे, ये जो इल्लियों के बचाव को, मतलब हम इनसे किस प्रकार से बच सकते हैं? ये इसका कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इनके आने से पहले हमको कुछ पता चल जाए, या हम कुछ और दूसरे तरीके हैं जिसकी तरह से हम बच सकते हो? देखिए, जो भी हमारे खेत में इल्ली नुकसान करती है, जो खाते हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको इल्लियों के नाम बताए, अब इन इल्लियों में जो तरीके हैं खाने के, जैसे मैंने ये बताया कि जो इल्लियाँ हमारे खेत में खाकर नुकसान करती हैं, ये सिर्फ पत्तियों खाती हैं, फूल खाती हैं, फली खाती हैं, मतलब ये कि हमारी फसल में ये खाकर नुकसान करती हैं। लेकिन साथ में एक ऐसा समूह और है जो हमारी इस सोयाबीन की फसल में नुकसान करता है, वो है रस चूसने वाला, जिसमें आपके माहू आता है, हरा मच्छर आता है, सफ़ेद मक्खी आती है। ये कीड़े खाते नहीं है, ये रस चूस कर नुकसान करते हैं। तो हर जो कीड़े हैं इनके लिए हमें अलग कार्य योजना बनानी पड़ती है। दूसरी बात, कोई भी किसान भाई है या कोई भी वो है, अगर इनको अपने फसल में इनको नियंत्रित करना चाह रहा है कि ये खेत में कीड़े नहीं आए मेरे फसल में, तो सबसे पहले तो उसको उन कीड़ों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जानकारी से मेरा मतलब ये है कि कीड़े आते कहाँ से हैं, कब आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। जैसे कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो हमें पूरे सावर नज़र आते हैं, जैसे सेमिल ऊपर है, सेमिल पर हमें पूरे सावर नज़र आएगा। गाडर बीटल है, वो 30-35 दिन में आएगा, बाद में फसल में दोबारा नज़र नहीं आएगा। तो क्या इनकी पीढ़ियाँ होती हैं, कुछ कीड़ों की पीढ़ियाँ साल में 1 बार आती हैं, कुछ की 10-12 बार आती हैं। तो ये पीढ़ियों के आधार पे इनका चलता रहता है। अब जहाँ तक कार्य योजना की बात है कि हमारे खेत में कीड़े नहीं आए, तो जो ये इल्लियाँ मैंने बताई अभी आप लोगों को, ये इल्लियाँ हमारे खेत में नहीं आए, इसके लिए सबसे पहले हमें इन इल्लियों की जो जीवन चक्र है उसके बारे में जानकारी होगी, तो हम इनको उनकी हर अवस्था पे इनको नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे अवस्था के बारे में बताया मैंने, जीवन चक्र में क्या क्या होता है। अंडा होता है, इल्लियाँ ऐसे तो आती नहीं है, अंडे से इल्ली निकलती है, उसमें भी कुछ समय 4-5 दिन लगते हैं। और इल्ली के बाद में ये जो अगली अवस्था है वो है संखी अवस्था, जिसको हम प्यूपा बोलते हैं। और ये जो अंडे से इल्ली बनने से लेकर प्यूपा बनने का जो समय है, वो ही समय कोई भी इल्ली हो उसके नुकसान करने का समय होता है। इतने समय में ही वो हमारी फसल में नुकसान करती है। और प्यूपा बनने के बाद में जब उसको अगली बार अनुकूल अवस्थाएं मिलती हैं तो वो पंखी के रूप में, एडल्ट के रूप में वापस बाहर निकलती हैं, और उनमें जो मेल फीमेल होते हैं उनमें आपस में मेटिंग होती है और वापस वो अंडे देते हैं। इस तरह इनका पूरा चक्र चलता रहता है ये। तो इनको हम हर अवस्था पे किस तरह नियंत्रित करें वो हमें जानकारी होना ज़रूरी है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं एडल्ट की, जो पंखी है, तितली है, जो किसान भाई तितली बोलते हैं, पंखी बोलते हैं, उसको पकड़ने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो जो सबसे मुख्य है वो है फेरोमोन ट्रैप।
फेरोमोन ट्रैप में जो मुख्य कार्य है उसमें हम एक कैप्सूल लगाते हैं, जिसको जो फेरोमोन होता है एक प्लास्टिक का पूरा वो बना हुआ होता है इस तरह का, उसमें अंदर हम वो कैप्सूल लगाते हैं। उस कैप्सूल में क्या होता है कि जो हमारे खेत में है, जैसे चने की इल्ली है या तंबाकू की इल्ली है, इन दोनों के अलग अलग कैप्सूल आते हैं, अलग अलग उनके दोनों के कैप्सूल आते हैं, सेप्टा बोलते हैं जिनको हम। तो उस जैसे मान लो हमारे खेत में चने की इल्ली का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है, तो हम हमारे खेत में 10 सेप्टा 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टर के हिसाब से हम लगाते हैं। 10 हम बराबर बराबर दूरी पे पूरे खेत में लगाते हैं। और उसके अंदर जब हम सेप्टा लगाते हैं तो सेप्टा में क्या होता है, जो गंध निकलती है वो मादाई गंध निकलती है। जैसे नर और मादा दो मैंने बताया आप लोगों को, तो मादाई गंध उस जो सेप्टा है उसमें से निकलती है। तो हमारे खेत में जहाँ हमने पूरे हेक्टर में 10 लगाए हैं तो एक समान दूरी पे रहते हैं। तो जो भी हमारे खेत में उस जो चने की इल्ली है उसका जो नर होगा वो उड़कर उस मादा की गंध को सूंघता हुआ आपके फेरोमोन ट्रैप तक आएगा और उसमें यहाँ आएगा, टकराएगा और उसमें नीचे इकट्ठा हो जाएगा। उसको हम आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। इससे हमें एक बात और पता पड़ती है फेरोमोन ट्रैप लगाने से, एक तो हमारे खेत से जो नर जो पंखी है वो हम पकड़ रहे हैं, दूसरा अगर हमारे खेत में ज़्यादा आ रही हैं और तो हमें ये पता पड़ता है कि हमारे खेत में इस इल्ली का प्रकोप कितना होगा। उसके आधार पे हम हमारी आने वाली जो समय है उसको कार्य योजना बना सकते हैं कि हमें कौन सी दवाई डालनी है, हमें उसके लिए समय मिल जाता है। तो एक तो फेरोमोन ट्रैप हो गया। दूसरा एक क्या होता है जिसको हम बोलते हैं लाइट ट्रैप, प्रकाश प्रपंच जिसको बोलते हैं। अब आज के समय में क्या होता है कि अब हर खेत तक लाइट की व्यवस्था हम कर नहीं सकते, तो उसके लिए किसान भाइयों के लिए एक बिल्कुल आसान और उनके लिए उपयोगी एक तरीका है कि सब जानते हैं कि जो हमारे खेत में पंखियाँ जो हैं ये उड़ती हैं, तितलियाँ उड़ती हैं, जब हम शाम के समय वो लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो बहुत सी तितलियाँ वहाँ उड़ कर आती हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी जब पंखी खेत में उड़ रही है या कोई भी तितली है वो लाइट की तरफ आकर्षित होती है। तो किसान भाइयों को हम ये कह सकते हैं कि वो शाम के समय जब अंधेरा होने लगे उस समय अपने खेतों की मेड़ पर आग जला दें, वहाँ टायर हों वो जला दें या कचरा पड़ा हो वो जला दें। तो जब उससे आग निकलती है, लपटें उठती हैं, प्रकाश निकलता है, तो आपके खेतों में आसपास जो भी इस तरह की पंखियाँ तितलियाँ होती हैं वो उड़कर आती हैं और उसमें आकर ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये जो तरीका है, ये तरीका किसी एक किसान भाई करने से नहीं होता। जैसे पूरा गांव है, गांव वाले जहाँ पे ये लगाते हैं, जहाँ पे ये अटैक आता है, वो सब मिलकर करते हैं, तो इससे नियंत्रित कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं जिनके माध्यम से हम जो एडल्ट हैं, पंखी है, उसको हम पकड़ सकते हैं। इल्ली है, अब इल्ली के लिए तो बहुत सी रासायनिक दवाइयाँ आती हैं जिनका उपयोग हम इनके लिए करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पे जैसे चने की इल्ली और तंबाकू इल्ली का प्रकोप है खेत में, तो इसके लिए जो दवाइयाँ हम मुख्य रूप से प्रयोग में लाते हैं उनमें एंडोसल्फान है। एंडोसल्फान का प्रयोग हम जो करते हैं वो 1 लीटर से 1.5 लीटर है, 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर प्रति हेक्टर उसका हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा क्विनालफोस है, क्विनालफोस की जो मात्रा है वो है 1.5 लीटर प्रति हेक्टर। इसके अलावा जो एक और कीटनाशक है उसका नाम प्रोफेनोफोस, उसका भी हम इन तंबाकू इल्ली और चने की इल्ली हम प्रयोग में लाते हैं। अब बात ये आती है कि अगर सामान्य प्रकोप होता है तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्रकोप सामान्य से ज़्यादा है तो उस समय किसान भाइयों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेनोफोस है, ट्राइजोफोस है, इन दवाइयों में 4% साइपरमेथ्रिन नामक कीटनाशक मिला होता है। अगर उसका हम प्रयोग करते हैं तो इन कीड़ों से हमें तत्काल छुटकारा मिल जाता है। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम जब भी इन कीटनाशक प्रयोग में लाते हैं तो हमें लगातार एक ही कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे खेत में 2 छिड़काव करने हैं, तो उस अवस्था में मैं जब पहला छिड़काव करता हूँ तो मैंने जैसे प्रोफेनोफोस कीटनाशक काम में लिया, तो लगातार दूसरी बार मेरे को करना हो तो मैं प्रोफेनोफोस को मुझे नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो भी कीड़े हैं इनमें लगातार एक ही कीटनाशक का प्रयोग करने से उन कीड़ों में उनमें क्षमता ऐसी पैदा होती है कि वो उस दवाई से नहीं मरते हैं, उस कीटनाशक से नहीं मरते हैं, रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाता है। यस। तो उसके लिए हमें अगर 2 छिड़काव करने हैं तो हमें बदलना चाहिए। तीसरा करना हो तो भले ही हम पहले का दोबारा प्रयोग कर लें, लेकिन लगातार हमें एक ही कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो मैं नाम बताइए आपको कीटनाशक, इनका प्रयोग करने से हमारे खेत से हमें बिल्कुल राहत मिलती है। अच्छा, कुछ जैविक दवाइयाँ भी ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम इन कीटों के नियंत्रण में कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं।
जैसे तंबाकू इल्ली और जो चने की इल्ली है, जी। इनके लिए 2 तरह की एक एनपीवी नाम का एक दवाई आती है, जैविक दवाई है जी। एनपीवी, जो वायरस है। जी। अगर हम चने की इल्ली के लिए प्रयोग में लाते हैं तो एनपीवी एच जी। नाम से आता है। जी। अगर हम तंबाकू इल्ली के लिए काम में लाते हैं तो एनपीवी एस के नाम से आता है। जी। दोनों के लिए हमें अलग अलग प्रयोग में लाने पड़ते हैं। जी। और इसकी जो मात्रा है एनपीवी की, जी। इसमें क्या होता है, हमें 250 एलई, जी। एलई से मतलब है कि जो हमारे खेत में लार्वी हैं, जी। जो इल्ली है, जी। 250 इल्लियों के वजन के बराबर जो जैविक कीटनाशक है उसकी मात्रा हम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। जी। अब इसमें क्या है, जो बाजार में है 250 एलई, 100 एलई, इस पैकिंग में भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं ये। तो अगर हम हमारे पूरे 1 हेक्टेयर में खेत है तो हमें 250 एलई का छिड़काव हम 1 हेक्टेयर में कर सकते हैं। अब उसका हमें पता कैसे पड़ता है कि ये हमारे खेत में दवाई जो हमने एनपीवी एस या एनपीवी एच हमने जो डाला है इसका प्रभाव दिख रहा है। तो जब भी हम इसका खेत में डालते हैं, छिड़काव करते हैं, तो 5-7 दिन बाद में हम देखते हैं कि जो हमारे खेत में चने की इल्ली है या तंबाकू इल्ली है, वो हमें खेत में उल्टी लटकी हुई मिलती हैं, उल्टी, और उनका जो रंग है वो काला पड़ जाता है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि 5-7 दिन बाद हमें दिखता है, लेकिन अब दिमाग में प्रश्न ये उठता है कि 5-7 दिन तक तो हमारे खेत में नुकसान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ही हम खेत में छिड़काव करते हैं और ये इल्लियाँ इस एनपीवी के संपर्क में आती हैं, ये खाना पीना छोड़ देती हैं। अच्छा। ये है, हाँ, ये है कि ये मरती 5-7 दिन बाद में है, लेकिन हमारे खेत में इनका नुकसान बंद हो जाता है। लेकिन एनपीवी का छिड़काव करने के बाद में हमें कोई भी रासायनिक छिड़काव नहीं करना चाहिए। और एनपीवी का छिड़काव आपने एक आज कर दिया, इसके 7 दिन बाद आप एक दूसरा कीजिए, आपको निश्चित ही आपको खेत में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हाँ, उसके बाद में आपको करना है तो आप अपने रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। ये अच्छा, ये जो आपने बताया जो जैविक दवाइयाँ, ये मार्केट में, बाजार में सरलता से उपलब्ध हैं क्या? ये बिल्कुल सरलता से उपलब्ध हैं। जैसे मैंने एनपीवी का नाम लिया, इसके अलावा एक और जैविक कीटनाशक बाजार में आता है इन इल्लियों के लिए, उसका नाम है ब्यूवेरिया बेसियाना। ये फफूंद है जो कि इन इल्लियों को ख़त्म करता है, और इसकी जो मात्रा है 1 किलोग्राम या 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम काम में लेते हैं। इसका जब हम छिड़काव करते हैं तो ये सामान्य रूप से जो करता है, जब इसका छिड़काव से इसकी जो हमारी इल्ली पे जो पड़ता है तो धीरे धीरे इसके जो स्पोर हैं, जो वो कण हैं, वो उस पर संपर्क में आते हैं और उसमें उगते हैं, उनमें उगना शुरू करते हैं, और उसकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो इल्ली, पूरी इल्ली के अंदर फैल जाता है और इल्ली का अंत में मृत्यु हो जाती है। और इस तरह ये अपने खेत से ब्यूवेरिया बेसियाना, जो जैविक, बिना किसी रासायनिक नुकसान के, बिना किसी हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डाले हुए हमारे खेत से हमको नुकसान से बचाता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी कृषि क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने खेत में इन कीटों और जो भी बीमारियां हैं इनसे किसी तरह से? देखिए, कृषि क्रियाओं का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले तो हमें जो हमारे खेत हैं, जब हम खेती करते हैं, गर्मियों में जब गर्मी पड़ती है उस समय हमें गहरी जुताई करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी जो जीवन चक्र है, इसमें एक अवस्था होती है संखी, और संखी जो अवस्था है वो ज़मीन के अंदर रहती है। हम जब गर्मी में जुताई करते हैं तो ये जब ज़मीन से बाहर निकलती है जुताई के साथ में, तो कुछ तो सूर्य की रोशनी जो गर्मी पड़ती है उससे, और कुछ जो हमारे कुछ पक्षी हैं जो खाते हैं, उनके द्वारा इनकी संख्या बहुत कम मात्रा में कम कर दी जाती है, जिससे कारण कि हमारे आने वाले समय में ये संखी से जो पंखी बनती है, पंखी से फिर जो अंडा बनता है, अंडे से इल्ली बनती है, वो हमारे खेत में कम आएंगी। तो इसके द्वारा भी हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी तरीके मैंने आपको बताया, जैसे लाइट ट्रैप करते हैं, फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है, आपने नाम सुना हो, जिसको हम बोलते हैं बर्ड पर्चर। क्या उसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे खेत है इसमें हम जगह जगह पर टी आकार की खूंटियाँ गाड़ देते हैं, या खूंटियाँ नहीं गाड़ पाते हैं तो हम ऐसे झाड़, लकड़ियाँ गाड़ देते हैं जिस पर पक्षी बैठ सकें। हमने देखा है कि पक्षी, ये इसका अध्ययन भी किया है, पक्षी जब बैठते हैं या जब हम देखते हैं तो बहुत से पक्षी जो खेत में, हमारे खेत में इल्ली का प्रकोप होता है, उसमें इल्लियों को पकड़ कर खाते रहते हैं। तो उनको लगाने से पक्षी बैठेंगे वहीं पे और वहीं से इल्लियों को पकड़ कर अपना भोजन बनाएंगे, जिससे हमारे खेत में होने वाला नुकसान हमें कम होगा। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद।